नमस्ते। आज हम 6 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला जो करंट अफेयर है वो जीका वायरस के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ चाहते हैं, डेली करंट अफेयर के पीडीएफ चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। सो जो पहला करंट अफेयर आपको देखने मिल रहा है वो है जीका वायरस को लेके। जीका वायरस ये न्यूज़ में रहा क्योंकि महाराष्ट्र में जीका वायरस की काफ़ी सारी केसेस आपको देखने मिली। अब जीका वायरस जो है ये करंट इवेंट्स में जाता है, इसका जो हम कहेंगे जो सिलेबस है वो, और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आने के चांस भी आपको देखने मिलते हैं। अब पहली बात ये हुई है कि 8 केसेस मिले हैं मॉस्किटो से होने वाले इन्फेक्शन का, जिसका नाम है जीका इन्फेक्शन। जीका इन्फेक्शन के 8 केसेस मिले हैं और वो 8 केसेस मिले हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 8 केसेस मिले तो सेंटर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस थे, उन्होंने वेडनेसडे को स्टेट को पूछा है कि वो स्क्रीनिंग करे प्रेग्नेंट वुमेन की फॉर वायरस एंड मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ देयर फिटसेस। यानी हम कहेंगे कि जो भी ग्रोथ हो रहा है फिटस का उनके अंदर, उसको अच्छे से मॉनिटर करना ज़रूरी है। और प्रेग्नेंट वुमेन को अगर ये वायरस है तो उनके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अभी सेंटर के डायरेक्टर जनरल ने बताई है। तो जीका वायरस न्यूज़ में आ गया, तो चलिए जीका वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। जीका ये है क्या? जीका की अगर बात की गई तो जीका एक मॉस्किटो से होने वाला वायरस है। ये डेंगू की तरह होता है। डेंगू फीवर जो होता है, जो मॉस्किटो से होता है, वो डेंगू की तरह ही आपको देखने मिलता है जीका वायरस। येलो फीवर भी वैसा ही है, और उसी के अलावा वेस्ट नाइल वायरस ये भी जीका वायरस की तरह ही है। जो इन्फेक्शन हुआ है ये कैसे होता है? इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद अ बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड, हम कहेंगे माइक्रोसिफेली करके जो है, माइक्रोसिफेली करके जो है ये एक बर्थ डिफेक्ट है। इस कारण भी जीका वायरस आपको देखने मिलता है। ये बचपन से ही एक डिफेक्ट होता है जिसको माइक्रोसिफेली कहा जाता है, विच कैन अफेक्ट बेबीज बॉर्न टू पीपल हु बिकम इन्फेक्टेड विद जीका वाइल प्रेग्नेंट। इसीलिए तो सेंटर ने ये बोला है, सेंटर के ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है उन्होंने बोला है कि ध्यान रखो प्रेग्नेंट लड़कियों पर, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लड़की को अगर जीका वायरस है और वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे में एक डिफेक्ट आ जाएगा, वो डिफेक्ट रहेगा माइक्रोसिफेली। तो जीका वायरस होते हुए किसी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए, ये यहाँ पे पता चल रहा है। जीका है क्या, ये सबसे पहले जानना होगा। जीका एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये एक इन्फेक्शन है जीका जो कि वायरस से होता है, ठीक है। और ये जो वायरस है ये कौन हम तक पहुंचाता है? इसको कैरी करता है इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। मॉस्किटो को ये वायरस होता है जीका वायरस, और ये अगर आपको काटता है तो वो आपको हो जाता है, यानी लोगों को हो जाता है। इसमें कौन से मॉस्किटो है? तो इसमें है एडिस एजिप्टी करके जो है, और दूसरा एडिस एल्बोपिक्टस करके है। ये 2 स्पीसीज़ है मॉस्किटो के, इसमें आपको ये देखने मिलते हैं। दोनों स्पीसीज़ के नाम अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आपको आ सकता है। जो इन्फेक्शन है इटसेल्फ समटाइम्स कॉल्ड जीका फीवर। ये जो इन्फेक्शन है इसी को जीका फीवर भी कहा जाता है, इसको जीका वायरस भी कहा जाता है। यूजुअली ये माइल्ड होता है, और अगर देखा गया बहुत ज़्यादा फीवर नहीं आता है, काफ़ी माइल्ड फीवर आता है, और ये अपने आप चला भी जाता है। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तो फीवर नहीं होता है, अपने आप चला भी जाता है। इम्पैक्ट वायरस के जो है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन और उनके फिटसेस में होता है, इसलिए जो बच्चा है उसको एक डिफेक्ट आ जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम नॉर्मल लोगों को होता है जो प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो आएगा फीवर और चले जाएगा। बट प्रेग्नेंट वुमेन को होगा तो बेबी जो आने वाला है वो इफेक्ट हो जाता है। जीका स्प्रेड कैसे होता है ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ते हैं। जो जीका होता है, जीका वायरस जो होगा, इट प्राइमरीली स्प्रेड थ्रू अ बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ये मच्छर आके हमें काटते हैं तो हमें ये जीका वायरस हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को अगर काट दिया इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो, द इन्फेक्शन जो होता है वो हम कहेंगे प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और इन्फेक्ट कर जाता है फिटस को। तो ये यहाँ पे हो सकता है। वायरस जो होता है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर लैबोरेटरी एक्सपोजर, ये भी हमें देखने मिलता है। तो ये जो वायरस होगा इससे ट्रांसमिशन होता है, यानी एक जगह से ये दूसरी जगह जाता है ब्लड के साथ, और ब्लड के साथ जाने के अलावा लैब जो होता है, लैब में कुछ ब्लड रखा होता है, अगर वो ब्लड किसी के पास चले जाता है तो ये उसके अंदर भी ये वायरस जा सकता है। ये वायरस सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी जाता है, जीका वायरस
वायरस, याद रखिएगा। अगर इन्फेक्टेड खून हमारे अंदर चले गया तो उससे भी होता है, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ, ये पर्सन के साथ इस तरह की कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हुई तो भी, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसका होता है। जीका वायरस के सिम्टम्स देखिए क्या होते हैं, कैसा पता चलेगा कि जीका वायरस हो गया है। जीका वायरस के अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले अबाउट 1 in 5 पीपल इन्फेक्टेड विथ जीका, 5 लोग जिनको जीका हुआ है उसमें से एक को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने मिलते हैं। उसको क्या सिम्टम्स, काफ़ी सारे लोगों को तो कुछ नहीं होता है, ऐसे ही आता है और चले जाता है, बट 5 में से एक को बहुत डेंजर सिम्टम्स देखने मिलते हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या है, फीवर, सबसे पहले बुखार आना, टेम्परेचर बढ़ना, फीवर। दूसरा है रैशेस, इसको जीका रैश कहते हैं, रेड कलर के रैशेस स्पॉट आने लगते हैं और ये कभी फ्लैट होते हैं तो कभी ऊपर आ जाते हैं, ऐसे हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अगला है एर्थ्रेल्गिया करके है, ये है जॉइंट पेन। ये हम कहेंगे कि एक मेडिकल टर्म है, बट हम उसको अपने जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें हम उसको जॉइंट पेन कहते हैं, आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है। अगला है कंजक्टिवाइटिस, यानी हमारी जो आंखें होती है वो लाल होने लगती है और आंखें इन्फ्लेम्ड आइज होती है। कंजक्टिवाइटिस आपको पता ही होगा, ये आंखों का इन्फेक्शन होता है, ये भी यहाँ पे होते दिखता है। और सिर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है। तो समझ जाइएगा ये सिम्टम्स जीका वायरस के। सिम्टम्स जो होते हैं वो कुछ दिनों तक रहते हैं तो कुछ हफ्तों तक भी रह सकते हैं, कुछ दिन से ये हफ्ते भर तक रह सकते हैं और अपने आप ही ये ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयर है कि जीका वायरस जो होता है वो आपको सीवियर इलनेस देगा और आपको फिर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ज़्यादातर जीका वायरस में नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। आपको सिर्फ ज़रूरत है अच्छा रेस्ट लेने की, अच्छा रेस्ट ले लिया, हमारा जीका वायरस अपने आप ठीक हो जाता है। जीका का डायग्नोसिस की बात करें तो जीका इन्फेक्शन जो होता है उसको डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट होती है। आपको जीका हुआ है कि नहीं ये ऐसा पता चलेगा कि आपको पहले तो ब्लड टेस्ट करनी पड़ेगी, दूसरा यूरिन टेस्ट भी होती है। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट ये दोनों से आप पता कर सकते हैं। जब भी ये सिम्टम्स देखने मिलते हैं तो आप यूरिन टेस्ट करके या ब्लड टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कहीं हमें जीका वायरस तो नहीं हो गया। उसके अलावा हम कहेंगे देयर इज़ करंटली नो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन नहीं है जीका वायरस की, याद रखिएगा। क्वेश्चन आए तो याद रखना, ऑप्शन में आ सकता है कि देयर इज़ करंटली नो वैक्सीन और मेडिकेशन, ना कोई दवाई है ना कोई वैक्सीन है इस वायरस की। ये वायरस अगर हो जाता है तो उसे अपने आप ठीक होने का मौका देना पड़ता है। एक बात अच्छी है कि डेंगू जितना ये एकदम बहुत हार्मफुल नहीं है ज़्यादा, ये डेंगू जो है ये बहुत खतरनाक होता है और ये थोड़ा सा माइल्डली होता है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। जीका वायरस, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है और अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शंस कुछ भी आ सकते हैं आपको जहाँ जितना पढ़ाया गया उसमें। चलिए दूसरे करंट अफेयर की ओर चलते हैं और दूसरा करंट अफेयर है नोमैडिक एलिफेंट। अगर आप सोच रहे कि ये कोई एलिफेंट है जो नोमैडिक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको नोमैडिक एलिफेंट नाम दिया गया है। इसका सिलेबस करंट इवेंट में आता है। जो लोग डिफेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने मिलता है क्योंकि ये एक्सरसाइजेस है। 16th एडिशन चल रहा है। इंडिया और मंगोलिया दोनों मिलकर मिलिट्री की जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा है और इसको कहा जाता है नोमैडिक एलिफेंट, जो कि 3 जुलाई से शुरू हुआ। अब 3 जुलाई जो बीता है वहाँ पर ये किया गया है। ये है हमारा एक नोमैडिक एलिफेंट नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज। जॉइंटली इट इज, यानी हम कहेंगे इट वाज परफॉर्म बाय इंडिया एंड मंगोलिया। इंडिया की अब अगर हम बात करें अभी तो सबसे पहले बैकग्राउंड में आते हैं। इंडिया कॉन्टिजेंट जो है उसमें 45 पर्सनल गए हैं इस एक्सरसाइज में। हमारे यहाँ से 45 जो जवान है वो लोग गए हैं। इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय बटालियन। कौन से बटालियन के गए ये भी याद रखना, सिक्किम स्काउट्स। सिक्किम वाली जो बटालियन है हमारे आर्मी के, वहाँ के लोग गए हैं और कुछ पर्सनल जो है वो आर्म्स और सर्विसेज वाले इसमें गए हैं। मंगोलियन एंड कॉन्टिजेंट जो इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय पर्सनल फ्रॉम 150 क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन। उनके यहाँ का जो बटालियन है उसका नाम है क्विक रिएक्शन फोर्स। वहाँ से 150 लोग गए हैं। हमारे यहाँ से 45 लोग गए हैं और मंगोलियन आर्मी से और इंडियन आर्मी से लोग आए हैं और जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म की जा रही है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट पढ़ने के अलावा आपको अभी नोमैडिक एलिफेंट के बारे में बता देता हूँ। नोमैडिक एलिफेंट जो है ये एक एक्सरसाइज है। ये नोमैडिक एलिफेंट ये है क्या, तो ये एक, जैसे मैंने बताया कि एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। बाय यानी दो देशों के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। बाय आ गया है तो एक देश है इंडिया और दूसरा देश है मंगोलिया। इन दोनों के बीच में ये हो रहा है जॉइंट एक्सरसाइज और इसको ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज जो है इस कंडक्टेड एनुअली, ये हर साल होती है और हम कहेंगे कभी इंडिया में होती है तो अगले साल मंगोलिया में होती है। तो कभी इंडिया में कभी मंगोलिया में, ऐसे 2 जगह होती है। इसका
पर्पज़ क्या है, ये एक्सरसाइज ली क्यों जा रही है? तो सबसे पहला है कि सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशंस, दोनों को मिलके कुछ ऑपरेशंस चलाने हैं जो कि ज़रूरी है, जैसे कि सेमी अर्बन एरियाज़ में, सेमी अर्बन यानी ऐसे एरियाज जो एकदम शहर नहीं है और ऐसे एरियाज जो माउंटेनस टेरन है। इसलिए तो हमने सिक्किम के बटालियन को भेजा है, सिक्किम स्काउट्स बटालियन को क्यों भेजा गया है? क्योंकि हिली टेरन वाले हैं वो, तो हिली टेरन वाले रीजन के लिए ये वहाँ हमारी आर्मी कैसे सामना करेगी और मंगोलिया की कैसे करेगी, हम दोनों मिलके इसके ऊपर विचार करके हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा यूएन मैंडेट ने भी कहा था कि इन जगह पे स्पेशली काम करना चाहिए हर देश ने। एम इस एक्सरसाइज का यही है कि कैपेबिलिटी बढ़ाना, दोनों साइड में दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दूसरे की कैपेसिटी का यूज़ करके वो दोनों अच्छे से काम कर सकते हैं। जितने भी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है जो कि सब कन्वेंशनल सिनेरियो में चल रहे हैं, चैप्टर 7 में दिया है यूनाइटेड नेशन मैंडेट के। इतना डिटेल में जाने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको आइडिया के लिए बताया। इतना एकदम डीप में क्वेश्चन नहीं आता है कि कौन से चैप्टर में दिया है यूनाइटेड नेशन मैंडेट के कि आपने ऐसा करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वहाँ ऑपरेशंस चलेंगे सेमी अर्बन एरियाज़ में। मैंने जैसे आपको बताया सेमी अर्बन यानी एकदम शहर वाले एरिया में नहीं, जो सेमी अर्बन है और माउंटेनस टेरेन है वहाँ चलेंगे। यहाँ क्या क्या होगा, यहाँ पे टैक्टिकल ड्रिल्स होंगी, टैक्टिकल ड्रिल्स होगी, ड्रिल करेंगे सबसे पहले, जो हम कहेंगे कि आर्मी वाले करते हैं परेड्स की तरह, और ये सब चीज़ें आपको देखने मिलती है। ये सब होगी एक्सरसाइज। इसमें रेस्पॉन्स टू टेररिस्ट एक्शन ये भी होगा कि कभी टेररिस्ट अटैक करते हो तो किस तरह से हम रेस्पॉन्ड करेंगे। जॉइंट कमांड पोस्ट बनाएंगे दोनों मिलके, जिसमें दोनों मिलके काम करेंगे। अगला है इंटेलिजेंस भी बनाया जाएगा और सर्विलेंस सेंटर भी बनाया जाएगा। ये सब किए जाने के साथ साथ हेलीपैड को सिक्योर करना, लैंडिंग साइट पे कैसे हम काम कर सकते हैं। उसके अलावा छोटी सी एक टीम रहेगी इंसर्शन की, ये भी आपको देखने मिलता है, और एक्सट्रैक्शन की, किसी को अंदर डालना है या किसी को कहीं से बाहर निकालना है, ये सब चीज़ों की भी टीम रहेगी जो ये काम करेगी। स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस भी होंगे जो हेलीकॉप्टर के थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे, और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन भी चलेंगे, यानी किसी को ढूंढना है, ये सब करने वाले ऑपरेशंस भी चलेंगे। एम्प्लॉयमेंट ड्रोन्स कैसे काम कराने हैं उसके ऊपर भी काम होगा, ड्रोन सिस्टम में भी यहाँ काम चलने वाला है। तो ये 16th एडिशन है हमारे एक्सरसाइज का, ये हम कहेंगे 3 जुलाई से 16 जुलाई तक चलने वाला है 2024 में। और कहाँ चल रहा है इस बार? इंडिया में। मैंने आपको बताया कि एक बार इंडिया में चलता है, एक बार मंगोलिया में चलता है। इस बार ये इंडिया में चलाया जा रहा है, और इंडिया में जो स्टेट में ये चलाया जा रहा है वो स्टेट मेघालय है, क्योंकि आपको हिली टेरेन और सेमी अर्बन एरिया की ज़रूरत है, जो दोनों आपको मेघालय में मिलेंगे। इसके पहले जो 15th एडिशन था वो आपको पता है कि वो मंगोलिया में ही हुआ होगा। अब तक 15 बार एक्सरसाइजेस हो चुके हैं, ये 16वीं एक्सरसाइज है। 15वीं जो 15th है प्रीवियस वाली वो मंगोलिया में हुई थी, और मंगोलिया में जिस जगह पे हुई थी उसका नाम है उलान बाटार करके, ये है मंगोलिया, उलान बाटार मंगोलिया, यहाँ पे हुई थी पिछली एक्सरसाइज। इस बार की एक्सरसाइज हो रही है वो है इंडिया में, मेघालय में। ये जो करंट अफेयर था इसका एक सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB। PIB इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर करंट अफेयर। आप इंडियन एक्सप्रेस बोलिए, द हिंदू बोलिए, PIB बोलिए, यूनाइटेड नेशन की साइट बोलिए, या हमारे मिनिस्ट्रीज़ की साइट बोलिए, ये साइट सबसे ज़रूरी और ये सोर्सेस सबसे ज़रूरी सोर्सेस माने जाते हैं करंट अफेयर्स के। अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। अगला जो करंट अफेयर है नोमैडिक एलिफेंट के बाद वाला, वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर को लेके। अब आप देख रहे हो कि कुछ प्रीवियस दिनों से, कुछ प्रीवियस करंट अफेयर्स में, कुछ पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी नदियाँ, एक ना एक नदी न्यूज़ में रही है। हमने कभी तिस्टा को देखा तो कभी गंगा को देखा, तो अब हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्रा को। उसके बीच में हमने और भी कुछ रिवर्स यहाँ पे देखी थी जहाँ पे जवान लोग बह गए थे। अब आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वो कौन सी नदी है जिसमें जो सोल्जर्स है वो बह गए थे और वो नदी किस स्टेट में है, ये आपको लिखना है। देखेंगे कितना याद आते हैं आपको पिछले करंट अफेयर्स भी। चलो तो उसके बाद चलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें तो इसका सिलेबस ज्योग्राफी में जाता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे फ्लड आता है और बहुत सारे लोग बह गए हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर में जो डेथ टोल है आसाम के फ्लड के कारण, आसाम में फ्लड आया है और इसमें अब तक 56 लोगों की जानें जा चुकी है और 16 लाख लोग अफेक्टेड है। 16 लाख लोगों को अफेक्ट कर दिया इस फ्लड ने, और 56 लोग 29 डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी जानें जा चुकी है 56 लोगों की, और 16 लाख लोगों को अफेक्ट कर गया है ब्रह्मपुत्रा फ्लड। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इस ब्रह्मपुत्रा को सौरो ऑफ आसाम भी कहा जाता है। सौरो ऑफ आसाम क्यों? क्योंकि आसाम का दुख है।
क्योंकि ब्रह्मपुत्रा को आए दिन फ्लड आती है और वो आसाम को के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण है, वो पूरा का पूरा नुकसान करा देती है आसाम को। अब आसाम के लिए हम कहेंगे ये ज़रूरी तो है ये नदी, बट ये नदी ज़रूरी होने के साथ साथ थोड़ी सी डेंजर भी साबित होती है कभी कभी। बैकग्राउंड देखो तो बैकग्राउंड में चलते हैं तो रिवर जो इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्रा, देखो ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, एक ही रिवर पे नहीं आई है बाढ़, बहुत सारे रिवर पे आई है। ब्रह्मपुत्र पे आई है, डिगारू करके उस पर आई है, कोलोंग करके है, इस पे आई है। तो हम कहेंगे कि ये अबाउट डेंजर मार्क बहने लगी। एक डेंजर मार्क होता है, उसके ऊपर अगर नदी का लेवल हो गया तो फिर वो सब कुछ बहा के लेके चले जाती है। सबमर्जिंग लार्ज एरियाज, बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज डूब गए हैं आसाम के ब्रह्मपुत्रा के फ्लड में। तो ये सब हुआ है। यहाँ पे आप देखते हो ब्रह्मपुत्रा के बारे में, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है जो आपको देखने मिल रही है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये एक ग्रेट बेंड लेते हुए दिखती है, जो यहाँ से निकलती है ना, ऐसे निकलेगी। ये निकलती है तिब्बत से, है ना, तिब्बत में आपको, है ना, हाँ, यानी आपको सांगपो यहाँ पे, और मानसरोवर के पास से एक लेक है उसके पास से निकलती है, हाँ, तो वहाँ से निकलेगी और ऐसी 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 बहते आएगी, सांगपो नाम। अब यहाँ पे आती है और बहुत बड़ा बेंड लेती है, इसको ग्रेट बेंड कहते हैं, और ये बेंड लेके इंडिया में एंटर करती है ना। तो यहाँ पे इंडिया में आएगी और आगे आके आसाम में आके उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर ये ब्रह्मपुत्र आसाम से निकलती है, आसाम से निकलने के बाद ये बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना होता है, जमुना नाम से वो बांग्लादेश में बहती है और बाद में वो बे ऑफ बंगाल को एंटर कर जाती है ना, बे ऑफ बंगाल को एंटर कर जाएगी। तो काफ़ी सारे स्टेट्स को कवर करते हुए वो जा रही है, मेघालय को टच करके जा रही है, आप देख रहे हैं आसाम से बह रही है, अरुणाचल प्रदेश से बह रही है, और फिर वो मेघालय को टच करते हुए ब्रह्मपुत्र आसाम से निकल के बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के थ्रू जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी कहा जाता है। तो इस तरह से ये एक नदी है और ये हिमालय माउंटेन्स के ही आपको वहाँ से निकलते हुए दिख रही है। तो ये भी अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी। अभी ब्रह्मपुत्र के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर यानी ऐसी रिवर जो दो देशों के या एक से ज़्यादा देशों के बाउंड्री से गुजरती है। जैसे ये आपको तिब्बत से होते हुए दिख रही है, उसके अलावा इंडिया से भी ये बहती है। तो इंडिया और तिब्बत दो जगह से बहती है और उसके बाद ये आगे कहाँ पे जाती है, बांग्लादेश में भी जाती है। तो तिब्बत बोलिए या चाइना बोलिए, चाइना दावा करता है कि तिब्बत उसका हिस्सा है, तो हम यहाँ चाइना भी सोच सकते हैं, तिब्बत भी सोच सकते हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जाती है और उसके बाद वो बांग्लादेश से में चले जाती है। इट ओरिजिनेट्स इन, ये याद रखेगा अभी, हाँ ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। चेमयांगडुंग करके जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलते हैं, चेमयांगडुंग ग्लेशियर, और ये है माउंट कैलाश के पास में हिमालय। अब हम कहेंगे हिमालय जो तिब्बत में आता है वहाँ से, इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। तिब्बत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, इसका तिब्बत में नाम होता है यारलुंग सांगपो। उसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है और एक गाँव है गेलिंग करके, गेलिंग गाँव आपको देखने मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर ये बहने लगती है और वहाँ से ये आसाम वैली में एंटर जब होती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। गेलिंग वैली से इसका नाम फिर ब्रह्मपुत्र रखा जाता है और यहाँ से वो आसाम में एंटर कर जाती है। रिवर क्रॉस करती है आसाम को और बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नहीं जमुना कहा जाता है और बाद में ये ज्वाइन करती है, व्हेन इट जॉइंस द गंगा दे टुगेदर फॉर्म अ माइटी पद्मा रिवर। क्योंकि आप देखोगे तो ये ब्रह्मपुत्र आ रही है जो कि बांग्लादेश में जा रही है और बांग्लादेश में ही एक और नदी आती है गंगा, गंगा भी इंडिया से बांग्लादेश में चले जाती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है और बहुत बड़ी नदी बनती है। आप सोचो दोनों कितनी ह्यूज नदी है, ब्रह्मपुत्र और गंगा, और एक ह्यूज नदी बनती है जिसका नाम पद्मा है। और फाइनली ये दोनों नदियाँ जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा का हम कहेंगे संगम होता है, ये दोनों नदियाँ मिलती है बांग्लादेश में और पद्मा नदी से बहती है। उसके अलावा बाकी नदियाँ जो है उनका नाम है दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, उसके अलावा कामेंग रिवर, मानस रिवर, तिस्टा रिवर, सुबनश्री रिवर, ये सब मेजर ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की। ट्रिब्यूटरीज यानी जो नदियाँ किसी नदी को आके मिलती है इनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और कुछ नदी जो एक नदी से बाहर निकलती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कोई नदी किसी से बाहर निकलती है और कोई नदी किसी को आके मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यमुना इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, क्योंकि यमुना गंगा को आके मिलती है प्रयागराज में।
तो ये दोनों जो है वो एक हो जाती है, इसलिए गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना। वैसे हुगली रिवर बाहर निकलती है गंगा से, ठीक है। तो ये सब आपको देखने मिलता है। हम कहेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो सकती है जिसको हम बाहर निकलते हुए देखते हैं किसी भी नदी से। तो ये इन्फॉर्मेशन थी ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए। ब्रह्मपुत्र है जो हम कहेंगे सौरव ऑफ आसाम है, आसाम का दर्द है, दुख है। ऐसे नदी पे फिर से फ्लड हो गया और लगभग 56 लोगों की जानें चले गई है। ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के बाद अगला करंट अफेयर देखने मिल रहा है ट्यूटिकॉन पोर्ट को लेके। ट्यूटिकॉन पोर्ट जो है ये न्यूज़ में रहा है और ये पोर्ट वाले क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में देखने मिलते हैं। अब हुआ क्या है, JSW टूटिकोरिन मल्टीपर्पज़ टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ऐसी एक कंपनी है। JSW आपको काफ़ी सारे ट्रक के ट्रेलर्स और ये सब पे देखने मिले होगा, ऐसा नाम लिखा होता है JSW टूटिकोरिन मल्टीपर्पज़ टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। ये JSW इंफ्रास्ट्रक्चर करके जो कंपनी है उसका एक सब्सिडियरी है, उसका ही पार्ट है। इन्होंने फाइनलाइज किया है कंसेशन एग्रीमेंट, ठीक है, विथ VO चिदम्बरनार पोर्ट करके, चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, ये तमिलनाडु में, इनके साथ एक कंसेशन एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में। क्या होता है सब कुछ पता चलेगा। टू डेवलप अ कार्गो बर्थ एट द पोर्ट, हम कार्गो बर्थ पोर्ट पे ही बनाएंगे, ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्गो रखने की जो जगह है वो बनाई जाएगी। इससे क्या होगा, ये जो है इसमें सबसे मेन क्या होगा, अगर ऐसा करते ये दोनों मिलके तो हमारे कार्गो को रखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बहुत सारी गुड्स और बाकी चीज़ें जो है वो अच्छे से उसको रख पाएंगे। यानी इनिशिएटिव यही है कि कार्गो हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना। हम थोड़ा थोड़ा कार्गो लेके जाते तो एक साथ बहुत सारा कार्गो लेके जाना शिप में, तो अलग से एक कार्गो बर्थ बनाया जाएगा जहाँ पे और भी हम लोड कर सकते हैं कार्गो को। लेवरेज द रिच हिंटरलैंड हम कहेंगे एंड डाइवर्स कार्गो प्रोफाइल्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ले जा सकते हैं। ड्राई बल्क लेके जा सकते हैं, जो भी ड्राई चीज़ें, उसके अलावा कोल लेके जा सकते हैं, लाइमस्टोन लेके जा सकते हैं, जिप्सम लेके जा सकते हैं, रॉक फॉस्फेट लेके जा सकते हैं, कॉपर कॉन्सेंट्रेट, ये सब चीज़ें लेके जा सकते हैं। ये अच्छा हो जाएगा दोनों मिलकर अगर काम करें तो। ट्यूटिकॉन पोर्ट के बारे में जान लेते हैं क्योंकि अब ये न्यूज़ में रहा तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी से, तो इसके बारे में देखो तो ट्यूटिकॉन पोर्ट जो है VO चिदम्बरनार पोर्ट, इसी को ट्यूटिकोरिन पोर्ट भी कहा जाता है। ये वन ऑफ द मेजर पोर्ट है इंडिया में जो सिचुएटेड है। ये कहाँ पे है ये पोर्ट? ये पोर्ट जो है वो थूथुकुडी करके जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे आपको देखने मिलता है थूथुकुडी, वहाँ आपको देखने मिलेगा। ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये बनाया गया, एक नेचुरली नहीं बना है, इसको बनाया गया है और ये मेजर पोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया 11 जुलाई 1974 को इसको मेजर पोर्ट करके डिक्लेयर किया जाता है। ये पोर्ट का नाम VO चिदम्बरम पिल्लई जो है उनके नाम पे रखा गया था। ये जो चिदम्बरम पिल्लई है ये हमारे देश के बहुत जाने माने फ्रीडम फाइटर है और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मैरीटाइम ट्रेड को लेके। मैरीटाइम ट्रेड यानी जो पानी के रास्ते चलने वाला व्यापार है, इसमें VO चिदम्बरम पिल्लई इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इनका नाम आपको हिस्ट्री में पढ़ने मिलेगा, हिस्ट्री पढ़ोगे तो VOC पिल्लई ऐसा लिखा जाता है कहीं पे, तो कहीं पे VO चिदम्बरम पिल्लई भी लिखा जाता है। याद रखिएगा तमिलनाडु का ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, क्वेश्चन आया तो याद रखना, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन तमिलनाडु और फोर्थ लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है देश का। यानी सबसे ज़्यादा जहाँ टर्मिनल रखे जाते हैं उनमें से एक, चौथे नंबर का। कंटेनर जो होते हैं वो शिप में जो डाले जाते हैं वो कंटेनर्स होते हैं, वो कंटेनर्स ज़्यादा रखे जाने वाला ये चौथे नंबर का पोर्ट है, फोर्थ रैंक है इसका लार्जेस्ट में। इसी के साथ साथ ये जो पोर्ट है ये ऑपरेट करता है थ्रू आउट द ईयर एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्जिम ट्रेड। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है पानी के रास्ते। ये पोर्ट जो होता है ये पूरे दिन रात शुरू रहता है और ये पोर्ट पूरे साल भर शुरू रहता है, ऐसा एक भी दिन नहीं है जब ये बंद रहता है। तमिलनाडु में 3 मेजर पोर्ट्स हैं। अब तमिलनाडु के पोर्ट अगर न्यूज़ में अगर तमिलनाडु के बाकी पोर्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। एक आता है VO चिदम्बरनार पोर्ट, इसको टूटिकोरिन पोर्ट भी कहा जाता है। एक आता है कामाजार पोर्ट, इसको एनोर कहा जाता है और तीसरा आता है चेन्नई पोर्ट। और ये 2 पोर्ट बहुत ही बड़े पोर्ट्स है तमिलनाडु के। ये जो पोर्ट है वो कहीं ना कहीं नागपट्टनम के पास में आपको देखने मिलते हैं, नागपट्टनम में देखने मिलते हैं। और आपको ये बता दूं कि इसका बहुत बड़ा रोल है कि कॉमर्स जो है, व्यापार जो है, ये इस देश में चलाया जाता है, जो देश है तमिलनाडु। तो ये जो करंट अफेयर था ये टूटिकोरिन पोर्ट को लेके था, जो कि एक मेजर पोर्ट में से एक है। और इस करंट अफेयर का जो सोर्स था वो था द हिंदू।
तो चलो अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी, एमसीक्यूज को सॉल्व करने की बारी है। एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर सही लगते हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कमेंट सेक्शंस में देख रहा हो आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के, और जिनके नहीं आ रहे उनको रेगुलरली डालना है उस पर आंसर्स। तो सबके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, मुझे सबके नाम पता है कौन कौन अच्छे से आंसर कर रहा है। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, आंसर तुरंत आपको लिखने हैं। अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन जो आपको देखने मिल रहा है वो है विथ रेफरेंस टू ब्रह्मपुत्र रिवर consider the following statements. First is it is transboundary river that flows through China, Bangladesh, India. Second, it is originate from Chemyongdong Glacier near Mount Kailash. ये दूसरे दो आपको ये देखने मिल रहे हैं। Which of the statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है consider the following major ports in India. पहला जो क्वेश्चन है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सेकेंड इज ओ चिदम्बरनार पोर्ट, वीओ भी कह सकते हैं। उसके बाद कामजार पोर्ट और चौथा है कोचीन पोर्ट। इसमें लिखे गए कितने पोर्ट्स तमिलनाडु में लोकेटेड है? पहला ऑप्शन है ओनली वन, सेकेंड ऑप्शन इज ओनली टू, थर्ड ऑप्शन इज ओनली थ्री एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओनली फोर। जितना जो भी आपको सही लग रहा है उसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन वो है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट की अगर बात करें तो नोमैडिक एलिफेंट ये कौन से ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये कौन सी आर्मीज इसको परफॉर्म कर रही है? पहला है इंडिया और बांग्लादेश, दूसरा है फ्रांस और चाइना, तीसरा है इंडिया और मंगोलिया, चौथा है इजराइल और रशिया। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि इतने आसान क्वेश्चंस कैसे हैं, ये इसलिए आसान लग रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा है। अगर आप नोमैडिक एलिफेंट नाम का करंट अफेयर नहीं पढ़ते तो ये इसका आंसर कैसे देते? ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है इसलिए आसान लग रहा है। तो ऐसे ही अगर आप हमेशा डेली करंट अफेयर पढ़ते रहोगे तो एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर के वो आसान लगेंगे। डेली पढ़िए, डेली रिवाइज कीजिए, अच्छे से लिख के रखिए। आज के करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म होते हैं और कल हम अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे करंट अफेयर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।